हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे हैं और सीजीएल की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारी सीजीएल मेंस की इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट की सीरीज़ में आज ये हमारा 4th टेस्ट है। इससे पहले 3 टेस्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच देम प्लीज़ वॉच देम आउट। और आज जो हमारा 4th टेस्ट है वो ऑलिव बोर्ड का जो लाइव टेस्ट हुआ था इस वीक का, वहाँ से है। एज़ यू नो कि लाइव टेस्ट में बच्चों के बहुत कम मार्क्स आते हैं, मेरे भी कम ही आते हैं जनरली। देखो, मैंने सेक्शन 1 अटैम्प्ट किया था ओनली, तो इसमें सिर्फ 148 मार्क्स आए हैं। 5 क्वेश्चन मैथ में रॉन्ग हो गए, 3 रीजनिंग में हो गए। अभी मैं इसको एनालाइज करूँगी इस वीडियो के बाद। तो इंग्लिश और जो जीके का सेक्शन है वो मैंने अनटच्ड छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसका इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है लाइव टेस्ट का, और हमें अपने मेंस की सीरीज़ में अच्छे अच्छे टेस्ट ही चाहिए। तो मैंने इस इंग्लिश को आप सबके साथ अटैम्प्ट करने के लिए रिमेनिंग छोड़ दिया था, तो अभी मैं इसको अटैम्प्ट करूँगी। ओके, और ये वीडियो भी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाला है। मीन्स अभी हमें इसमें टाइम बाउंड तो नहीं रहना है, तो हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे हम एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं अभी। इंग्लिश देखो, सबसे पहले हम जो 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हैं उनको एक बार में निकालेंगे बाद में, पहले 1 लाइनर को करेंगे, तो आगे चलते हैं। देखो, द बूफे इज अरेंज्ड डैश इन द गार्डन एंड द गेस्ट्स आर डैश टू हैव द डिनर। द बूफे इज डैश द गार्डन, द बूफे इज ओवर द गार्डन, बूफे इज इन द गार्डन एंड द गेस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव द डिनर। ओके, यस, हम अपने गेस्ट्स को ऐसे मतलब एड्रेस कर रहे हैं दैट द बूफे इज अरेंज्ड इन द गार्डन एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू हैव द डिनर। ठीक है, गेस्ट्स आर के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्रोहिबिट सी अरेंज्ड। गेस्ट्स को अरेंज नहीं किया गया डिनर करने के लिए, उनको रिक्वेस्ट किया गया। तो आई एम श्योर, जब भी आप बिल्कुल 100% श्योर होते हो अंदर से कि मेरे को ऐसे सॉलिड फीलिंग आ रही है कि इसका आंसर यही है, तभी आपको उस ऑप्शन को ग्रीन करना है। ओके, अदरवाइज आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखेंगे। तो ये मैं श्योर थी, तो इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, आगे चलते हैं। द थीफ समहाउ मैनेज टू डैश फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। तो थीफ ने किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लिया, आई थिंक, कि वो पुलिस कस्टडी से बाहर निकल जाए। ओके, सो गेट ओवर, गेट ऑफ, गेट आउट नहीं, पुलिस कस्टडी से बाहर निकलने को गेट आउट नहीं बोलते। गेट आउट तो हम ऐसे किसी को रूम से बाहर निकालना है उसके लिए बोलते हैं। गेट ऑन नहीं, गेट ऑन तो कुछ प्राप्त करने टाइप होता है। तो द थीफ समहाउ मैनेज टू गेट ओवर या गेट ऑफ फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। देखो, जो ये OFF वाली फ्रेजल वर्ब्स होती है ना, इनमें किसी चीज़ से सेपरेशन की फीलिंग होती है, आइसोलेशन की, कि आप किसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हो, मीन्स उससे आपका कनेक्शन टूट रहा है, तो वहाँ पे OFF लगता है। गेट ओवर मुझे अच्छे से नहीं पता, बट मैं अगर इसमें अटेम्प्ट करती तो मैं गेट ऑफ के साथ जाती। द थीव समहाउ मैनेज टू गेट ऑफ फ्रॉम द पुलिस कस्टडी। यस, क्योंकि जो ये OFF वाला है ना, ये हमेशा सेपरेशन की फीलिंग देता है, और उसको मतलब अलग होना था ना, पुलिस कस्टडी से भागना था थीफ को। गेट ओवर का मतलब है ओवरकम करना। ओके, जब आप अपने किसी फियर को ओवरकम करते हो तो वो गेट ओवर है। गेट आउट तो भाग जाना, लीव। और गेट ऑन मीन्स आगे बढ़ना, प्रोसीड करना। और गेट ऑफ मीन्स लिखा होगा कहीं ना कहीं, कन्वेज दैट थीव समहाउ एस्केप्ड द पनिशमेंट। यस, वही छुटकारा पा लेना किसी चीज़ से। तो ये साथ में एनालिसिस भी करते चलेंगे। इसमें क्या है, इसमें कौन सा हमारे पास मार्क्स आएंगे, लेकिन हम अपने आप जितने गलत होंगे उस अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी तक 2 ही क्वेश्चन करे हैं, 2 या 3, तो वो तो करेक्ट हुए हैं। आगे चले हैं, हमें ब्लैंक फिल करना है। आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड करनी चाहिए हमेशा, और ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये कंप्लीट रीड करनी चाहिए, ताकि इसकी अच्छे से फीलिंग आए कि इसमें अच्छे से क्या बोला हुआ है, पूरा कॉम्प्रीहेंड हो ये आपको। हायर एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, थर्ड लेवल और टर्शरी एजुकेशन डैश एन ऑप्शनल फाइनल स्टेज ऑफ फॉर्मल लर्निंग दैट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन को ही हम पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन भी बोलते हैं, और फिर कोमा लगा के है थर्ड लेवल और टर्शरी एजुकेशन। ओके, यहाँ पे वर्ब आएगी कोई ना कोई। An optional final stage is an optional final stage of formal learning that occurs after completion of secondary education
यार ये एक ही चीज़ को बोल रहे हैं ना बार बार हम। देखो हायर एजुकेशन उसी को ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, और नहीं, लेकिन एक और सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, थर्ड लेवल और टर्शरी एजुकेशन। नहीं 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 नहीं, टर्शरी एजुकेशन ही पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं लगाया हुआ। अगर बीच में एंड लगाया होता तो मतलब ये दो अलग अलग टाइप की एजुकेशन हो गई। एक मेरे दिमाग में चल रहा था कि एक सेकेंडरी एजुकेशन की बात है शायद, एक टर्शरी की, लेकिन नहीं, पोस्ट सेकेंडरी मतलब जो सेकेंडरी के बाद है, और वो टर्शरी ही है ना, वो थर्ड लेवल है, टर्शरी है, पोस्ट सेकेंडरी है, और या फिर उसको हायर बोलो। इज़ एन ऑप्शनल फाइनल स्टेज है फॉर्मल लर्निंग की। मैं कंफ्यूज हो रही थी इज़ और आर में। अगर तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट होते तो आर लगता ना, लेकिन एन है ना वहाँ पे, एक फाइनल स्टेज है वो, तो इज़ एन, यस इज़ होगा, क्योंकि पोस्ट सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन सेम बात है। और वैसे भी एन ऑप्शनल फाइनल स्टेज है, एन के साथ तो फिर वो सिंगुलर चीज़ की बात हो रही है, तो इज़ लगेगा। ठीक है। करीम वॉज स्ट्रगलिंग डैश अ लार्ज सूटकेस बट नो वन केम टू गिव हिम अ हेल्पिंग हैंड। वो पूरे बड़े सूटकेस को अपने आप ही मतलब उसको उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था, बट कोई नहीं आया उसकी हेल्प करने के लिए। वो स्ट्रगलिंग फॉर ए सूटकेस ऑफ ए सूटकेस, वो स्ट्रगलिंग विद अ सूटकेस होगा ना, किसी चीज़ के साथ जूझना, स्ट्रगल कर रहा था उस चीज़ के साथ वो। मिस स्पेल्ट वर्ड को हमें हाईलाइट करना, आइडेंटिफाई करना है। देखो जो आपको सबसे पहले पता होता है ना उसको निकाल दो। कैकोफोनी पता है, करेक्ट है। एक्स सैंग्विनेट, सैंग्विनेट मतलब जो आपके ब्लड रिलेटेड होते हैं, एक्स सैंग्विनेट, SANGUINATE, ये भी करेक्ट है। एपिलेशन, एपिलेट होता है ना, एपिलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ पे आप अपील कर सकते हो, तो एपिलेशन में भी मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। या और ये डॉपल गैंजर, पता नहीं ये वर्ड तो क्या है यार, कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन कैकोफोनी एक्स सैंगुएट तो पढ़ा हुआ है, और एपिलेशन भी करेक्ट है, तो मैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाती। गलत है, ओके गलत है, तो अभी एक्स सैंगुइनेट, सैंगुइनेट सैंगुइनेट का भी नहीं पता, फिर बी ही बचता है। एक क्वेश्चन गलत हो गया अभी तक, ओके। डॉपल गैंजर क्या है? अपैरिशन और डबल ऑफ लिविंग पर्सन। ओके, कोई जिंदा व्यक्ति अगर डबल रोल में है तो उसको डॉपल गैंजर बोलते हैं। ये कभी सुना ही नहीं था यार, डॉपल गैंजर है या पता नहीं क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन। एक्स सैंग्विनेट तो मतलब टू ड्रेन अ पर्सन, एनिमल और ऑर्गन ऑफ ब्लड, किसी ऑर्गन से ब्लड का ड्रेन हो जाना, निकल जाना ब्लड का। कैकोफोनी तो हर्ष साउंड हो गया। और ये एपिलेशन, ओके एपिलेशन में डबल पी, अरे यार अपील में, अपील करने की स्पेलिंग लिख के देखो एक बार, APP होता है ना। एपिलेशन इट मीन्स ए नेम, टाइटल और डेजिग्नेशन, लेकिन ये वो वाला अपील भी नहीं है। बात ये है ना, ये किसी का डेजिग्नेशन या टाइटल है एपिलेशन। ओके, ये नोट्स में मेंशन करने लायक है। एपिलेशन APPELLATION, और डोपल गैंजर डोप डबल होना। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 4 नंबर काट लेना मेरे। आगे चलते हैं। ओके, क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट को हम कंप्लीट रीड करेंगे एक बार। हाँ, ABCD हमेशा चेक करना है, लाइन में पूछे हुए हैं ना, कई बार फर्स्ट क्वेश्चन में ई का पूछ लेता है। ठीक है, 9 से ही स्टार्ट है ना। यस, देखो, वी टेस्ट एंड स्मेल आर मेमरीज। सेंसरी मेमरी इज फॉर द मोस्ट पार्ट इनवॉलेंट्री। Involuntary memory is dash without our conscious effort when certain cues encountered in everyday life such as tastes and scents trigger recollections of the past. Images produced by memory recalled through a present taste or smell enable us to remember people we have lost, relive past pleasurable dash and anticipate future possibilities. Thus, based on memories, what becomes a comfort food or the perceived appealing। देखो appealing की स्पेलिंग यहाँ भी थी, अगर उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करती ना तो शायद यहाँ से फिर बाद में निकाल लेती। ऐसा भी होता है आपके साथ, क्या पता एक वर्ड का आपको आंसर किसी और चीज़ में मिल जाए, पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। सेंट ऑफ अ लोवर इज प्री डिटरमाइंड द इटर्निटी ऑफ आर इमोशनल मेमरीज। To paraphrase, Proust becomes profoundly apparent when a present sensory experience like eating a certain food activates them. Taste involves recognition and memory, and numerous dash experiences can become activated once food reaches the mouth. In my case, I had been searching for decades for a cheese that matched what my Sicilian mother made every week from dash got milk. Okay.
देखो, वी टेस्ट स्मेल आर मेमोरीज, मेमोरीज के बारे में है पूरा क्लोज टेस्ट। सेंसरी मेमोरी इज़ फॉर द मोस्ट पार्ट इनवॉलेंट्री, ठीक है, सेंसरी मेमोरी इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मेमोरीज डैश विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट, हमारे कॉन्शियस एफर्ट के बिना क्या काम करती हैं इनवॉलेंट्री मेमोरीज? व्हेन सर्टेन क्यूज एनकाउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ सच एज टेस्ट, सेंट्स ट्रिगर रिकलेक्शन ऑफ द पास्ट। हाँ, कि कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है तो वहाँ से हमारी मेमोरी ट्रिगर होती है और वो हमारी एवरीडे लाइफ से अफेक्टेड है। इनवॉलेंट्री मेमोरीज रीड्स, मेमोरीज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल रहेगी, तो रीड्स और डाइज तो वैसे ही गया। इनवॉलेंट्री मेमोरीज अकर विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट, या फिर सिंप्लीफाई, वो मेमोरी किसी चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं कर रही, मेमोरी हमारे माइंड में फिक्स हो रही है, वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनवॉलेंट्री मेमोरीज अकर होना चाहिए। यस, इनवॉलेंट्री मेमोरीज अकर विदाउट आर कॉन्शियस एफर्ट when certain cues encountered in everyday life such as taste, scents trigger recollection of the past. Images produced by memory recalled through a present taste or smell enable us to remember people we have lost, relive past pleasurable डैश, कोई नाउन आएगा, प्लेजरेबल एडजेक्टिव है, एंड एंटिसिपेट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़। तो जो भी चीज़ें आज हम प्रेजेंट में फील कर रहे हैं वो हमें और ज़्यादा रिकॉल होती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वैसा सेम हमारे साथ पास्ट में कभी हुआ था, हम उन चीज़ों को रीलिव करते हैं, दोबारा से जीते हैं उस दिन। रीलिव पास्ट प्लेजरेबल मोमेंट्स, रिसेप्शंस, अरेंजमेंट्स, प्रिकॉशंस, पढ़ के पता चल गया होगा कि मोमेंट्स होना चाहिए, प्लेजरेबल मोमेंट्स को दोबारा से जीते हैं हम, रिसेप्शंस अरेंजमेंट्स का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। पास्ट प्लेजरेबल मोमेंट्स एंड एंटिसिपेट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को, दस बेस्ड ऑन मेमोरीज व्हाट बिकम्स अ कंफर्ट फूड और द परसीव्ड appealing scent of a lover is predetermined. The eternity of our emotional memories, to paraphrase Proust, becomes profoundly apparent when a present sensory experience like eating a certain food activates them. Taste involves recognition and memory, and numerous dash experiences can become activated once food reaches our mouth. मीन्स ये पूरा मेमोरी को ना खाने से रिलेट करके बताया हुआ है कि जब भी आप कोई ऐसा खाना खाते हो जो कहीं ना कहीं आपके पास से कनेक्टेड है तो वो आपकी उन फीलिंग्स को एक्टिवेट कर देता है फिर, ठीक है। टेस्ट इन्वॉल्व्स रिकग्निशन एंड मेमोरी एंड न्यूमरस डैश एक्सपीरियंसेस, जो एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे ही वो खाना आपके माउथ तक पहुंचता है, एंड न्यूमरस अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस। स्मार्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं क्या? सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस या ब्लंट एक्सपीरियंसेस? कैसे एक्सपीरियंसेस एक्टिवेट होते हैं आपके? अल्टीमेट, एक मिनट, स्मार्ट एक्सपीरियंसेस तो नहीं होगा, स्मार्टनेस की बात नहीं है यहाँ पे, जनरल लाइफ से रिलेटेड चीज़ है। ओके, स्मार्ट को हटा दो। अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस कैन बिकम एक्टिवेटेड, या फिर सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपकी सेंसरी से रिलेटेड हैं, सेंसरी ऑर्गन से, मीन्स जिनको आप फील करते हो। या ब्लंट एक्सपीरियंसेस, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, मुझे सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। एक बार फोर्थ करते हैं पहले, ठीक है। इन माई केस आई हैड बीन सर्चिंग फॉर डिकेड्स, ठीक है, फॉर अ चीज़ दैट मैच्ड व्हाट माई सिसिलियन मदर मेड। यस यस, वो क्या बोल रहा है कि आज मैं अपनी लाइफ में उस चीज़ को हमेशा से, मतलब 10 सालों से सर्च कर रहा हूँ जो कि कभी मेरी सिसिलियन मदर ने कभी बनाया था। मेड एवरी वीक फ्रॉम डैश गॉट मिल्क, फ्रॉम फ्रेश होगा यार, ये तो मिल्क की क्वालिटी बतानी है, मिल्क नेकेड थोड़ी होगा, ब्राइट सुपरस्टिशियस तो अंधविश्वास होता है, फ्रॉम फ्रेश। यस, अभी देखो वो जो पीछे लाइन थी ना, उस लाइन का यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है कि मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मैं सदियों से उस मिल्क का टेस्ट को सर्च कर रहा हूँ। तो एक बार फिर से चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे। इटर्निटी ऑफ आवर इमोशनल मेमोरीज, टू पैराफ्रेज प्राउस्ट, बिकम्स प्रोफाउंडली एपरेंट व्हेन अ प्रेजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस। अरे यार ये है तो यहाँ पे, इससे पिछली वाली लाइन में मिल गया ना, जब कोई प्रेजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस लाइक ईटिंग अ सर्टेन फूड, वो एक्टिवेट कर देता है उन चीज़ों को। टेस्ट इन्वॉल्व्स रिकग्निशन एंड मेमोरी एंड न्यूमरस सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, अल्टीमेट स्मार्ट। यस, देखो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो सी का आंसर था वो इसकी पिछली वाली लाइन में ही था। प्राउस्ट बिकम्स प्रोफाउंडली एपरेंट व्हेन अ प्रेजेंट सेंसरी एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी तो वही सेम बात है ना कि वो सेंसरी एक्सपीरियंस किसी खाने से एक्टिवेट हो जाता है, और अगली लाइन में भी सेम चीज़ थी, ठीक है।
तो आप बिल्कुल एक एक वर्ड को इम्पोर्टेंट समझना, और जब तक ऐसे कंप्लीट फीलिंग ना आ जाए ना कि बस यही है आंसर, तब तक लगाना नहीं है, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन था 8th वाला, अब इसका तो मुझे मालूम ही नहीं था ना, ये एपिलेशन टाइटल डेजिग्नेशन वाला मुझे नहीं पता था ये ऐसा कोई वर्ड होता है, और ये डॉपलगैंगर भी नहीं पता था। तो ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली जनता के गलत होंगे वो आप गलत भी करते हो, तो आप ज़्यादा पीछे नहीं हो, फिर मतलब आप रेस में स्टैंड कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे ना जो मोस्टली बच्चे ठीक करते हैं, वहाँ आप रेस में बहुत पीछे हो जाते हो। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। The police presence helped quell the unrest and restore order in the riot-stricken area. तो पुलिस की प्रेजेंस की वजह से जो अनरेस्ट था, वहाँ पे प्रोटेस्ट था, वो शांत हुआ। क्वेल मतलब दबाना किसी चीज़ को, शांत हो गया। तो इसका एंटोनिम भड़काना जाएगा ना, प्रोवोक करना। डिसुएड तो वही शांत करना, कन्फर्म फॉलो करना होता है, जस्टिफाइड नहीं, प्रोवोक हो गया, ठीक है। ओके, कॉम्प्रीहेंशन को एक साथ करेंगे बाद में, बहुत बड़े बड़े पैसेज हैं वैसे भी। सिनोनिम बताना है। इन योर, पता नहीं भाई, सीरियसली नहीं पता। इन योर क्या होता है भाई? इंजर नहीं, इंजर तो इतने तो ये शाने बनते होंगे। इंजर तो इन्होंने ऐसे दे दिया कि सेम साउंडिंग वर्ड लग रहा है, तो इंजर तो नहीं होना चाहिए। इंजर, वीकन, हार्डन, सेंसिटाइज करना। इन योर, देखो जर्नली क्या होता है कि जो इन वर्ड होता है ना, वो उस वर्ड को थोड़ा नेगेटिव बनाता है, ठीक है। जैसे सेंसिटिव, इनसेंसिटिव, ठीक है। तो मैं अगर नेगेटिव की सेंस, क्योंकि अब मीनिंग का पता नहीं है और आंसर लगाना है तो कुछ तो करेंगे ना। इंजर को मैं वैसे हटा देती हूँ, सेंसिटाइज नहीं। अगर मैं हार्डन और वीकन में से देखूँ तो नेगेटिव सेंस तो वीकन की है, तो इन योर मैं वीकन के साथ जाती हूँ। गलत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये वर्ड मैंने नहीं पढ़ा हुआ, गलत है। ओके, इन योर अभी नहीं पता, हार्डन, हार्डन है, ओके। इन्योर मीन्स, दो गलत हो गए मेरे। टू अकस्टम समवन टू समथिंग, ओके, किसी चीज़ को किसी चीज़ का आदी बना देना। स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, हाँ ये तो मुझे सेंस आ रही थी कि कुछ अनप्लेजेंट चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे। अनप्लेजेंट चीज़ से जब आप अकस्टम टू हो जाते हो, उस चीज़ को इन्योर बोलते हैं। हार्डन मीन्स टू मेक और बिकम इमोशनली, और आप मेंटली इतना टफ हो गए हो कि आपको किसी की नेगेटिव चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ओके, सेंसिटाइज करना, सेंसिटाइज करना तो किसी को सेंसिटिव बनाना। इंजर और वीकन तो सेम है, नहीं मतलब सेम नहीं, मतलब उनका मीनिंग पता है। इन योर मतलब अब मेरे अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, ऐसे याद रखो, मेरे अंदर इन चाहे कुछ भी आ जाए या मेरे अंदर, अब मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा। ओके, अब मैं इतना हार्ड एंड फास्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। वो कैब ये हमेशा ऐसे वर्ड डालते हैं कि जो हमें कंफ्यूज करें। अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स इन लार्ज अमाउंट्स, में जो खरीदता है वो मर्चेंट है। वेंडर तो जो गली में जाके जो फेरी वाले होते हैं उनको वेंडर बोलते हैं। पेडलर भी जो रेडी लगाते हैं रोड के साइड में, वो हैं। रिटेलर हाँ, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स इन लार्ज अमाउंट्स। मर्चेंट होगा ना वो, रिटेलर भी थोड़े अमाउंट में बेचेगा। रिटेलर हम एक शॉपकीपर को बोल सकते हैं, पर मर्चेंट जो एक होल सेलर होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो फिर मर्चेंट होना चाहिए, ठीक है। यस, रिटेलर जो जनता को बेचता है, पब्लिक को अपना सामान बेचता है। कोल्यूजन, ओके, कोल्यूजन हम शोर शराबे को बोलेंगे। सिनोनिम, एक कोलिजन होता है, कोलिजन तो टकराव हो गया, कोल्यूजन मतलब आई थिंक शोर शराबा। कॉनिवेंस, अल्टीरियर तो हिडन होता है, इंटीरियर अंदर का सिचुएशन। कोल्यूजन, कॉनिवेंस होना चाहिए, यस। लेकिन कोल्यूजन का मीनिंग मैंने क्या बोला अभी, हिडन बोला। कोल्यूजन मीन्स सीक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन और कॉन्स्पिरेसी। ओके, हाँ, अंदर से पीछे से जब कुछ करते हो, कोल्यूड करना, यस। इलीगली आप कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हो किसी को धोखा देने के लिए। कॉनिवेंस भी मतलब विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व होना किसी इमोरल और इलीगल एक्ट में, ठीक है। कॉनिवेंस, कॉन वर्ड भी नेगेटिव कोनोटेशन का है, अल्टीरियर हिडन होता है, अल्टीरियर हिडन है कॉनिवेंस और कोल्यूजन जब आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो इलीगली, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है पैसिव से। वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, ये याद रखेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा इस सेंटेंस में। हु इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी फॉर द कोविटेड रोल, कोविटेड मतलब वही हिडन सीक्रेटिव, ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी चांसलर दिस ईयर।
हु इज़ बीइंग कंसिडर्ड, तो हु इज़ द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमिटी कंसिडरिंग, who is being considered by prestigious selection committee. Okay, so who is considering the prestigious selection committee for the coveted role of the new university chancellor this year. देखो सी तो ऑलरेडी पैसिव है, सी तो गया, और जो थर्ड फोर्थ है उसमें इंटेरोगेशन ही नहीं है, इंटेरोगेशन का इंटेरोगेशन तो रहेगा, तो ये भी गया. whom is the prestigious selection committee considering, whom ऐसे यूज़ नहीं होता, by whom यूज़ होता है, ठीक है, तो who आ गया, who is considering. ओ माई गॉड, ये गलत कर दिया मैंने, एक मिनट. हु इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द हु इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमिटी के द्वारा किसको कंसिडर किया गया है फॉर द कोवेटेड रोल ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी चांसलर दिस ईयर. ओके, whom is the prestigious selection committee considering for, किसको कंसिडर कर रही है, किसको, यहाँ पे कौन, ये हु वाली सेंस नहीं है, हुम वाली सेंस है. आई एम सो सॉरी, मुझे वो फर्स्ट रीड करना चाहिए था, मैंने बस बाय हुम देख के उसको गलत कर दिया और इसको भी पूरा रीड नहीं किया अच्छे से. वो जो फर्स्ट है पैसिव वॉइस में, उसमें बोला गया है कि प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी किसको कंसीडर कर रही है इस रोल के लिए, तो किसको मतलब हुम की सेंस है ना, तो हुम आएगा वहाँ पे, हुम इज़ द प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी कंसीडरिंग फॉर. ठीक है, हु इज़ कंसीडरिंग नहीं, प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी किसको कंसीडर कर रही है तो हुम आएगा. सेकंड का तो मतलब होगा कि प्रेस्टिजियस सिलेक्शन कमेटी को कौन कंसीडर कर रहा है. नो, आई एम सो सॉरी, ये नहीं होना चाहिए था, रॉन्ग. ओके, इसको हमें एक्टिव वॉइस में करना है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल. अ कंपेलिंग स्टोरी अबाउट अ फॉरगॉटन हीरो वॉज रिटन बाय द न्यू ऑथर फॉर द लिटरेरी मैगजीन लास्ट ईयर, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे. द न्यू ऑथर रॉट, पास्ट का पास्ट रहेगा, सिंपल पास्ट, फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट है, सी में डिड के बाद रोट है जो गलत है, और डी में पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये तो हम श्योर हैं आई थिंक, एक बार फिर भी रीड कर लेती हूँ. द न्यू ऑथर रोट अ कंपेलिंग स्टोरी अबाउट अ फॉरगॉटन हीरो फॉर द लिटरेरी मैगजीन लास्ट ईयर. रोट है ना, डायरेक्टली V2 है, और एक्टिव में डायरेक्टली V2 ही आएगी. ओके, ठीक है. अब तो मुझे डर लग रहा है ऑप्शन को टिक करते हुए, थोड़ा ध्यान से. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, टेम्पररी पुलिस फोर्स, टेम्पररी पुलिस फोर्स, नेवी आर्मी तो टेम्पररी नहीं होती. ब्रूड या पोजे, यार ब्रूड तो हम किसी बर्ड के जो यंग वंस होते हैं उनको बोलते हैं ब्रूड. टेम्पररी पुलिस फोर्स, फिर तो डी होना चाहिए. यस, ब्रूड मीन्स अ फैमिली ऑफ बर्ड्स और अदर यंग एनिमल्स, वो जो हैचिंग के टाइम पे ही जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो. आर्मी नेवी तो हमारी परमानेंट है. पोजे मीन्स टेम्पररी फोर्स, पोज का मतलब क्या होता है, एक रुकावट है ना, तो वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन से याद कर लो. पोजे मीन्स टेम्पररी पुलिस फोर्स. बहुत अजीब अजीब वर्ड्स दे रहे हैं ये वोकेबलरी में, हमें डायरेक्ट स्पीच चूज़ करना है. ठीक है. द प्रोजेक्ट मैनेजर इन्फॉर्म्ड हिज टीम दैट ही वॉज रिव्यूइंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल विच नीडेड टू बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे. ये इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट जाना चाहिए. सो द सेट टू तो होगा, सेट टू सब में है. ही वॉज रिव्यूइंग, वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, और ही की जगह पे आई होगा क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर की बात है. सो आई वॉज रिव्यूइंग नहीं, वहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ए ऑप्शन जाना चाहिए. आई एम रिव्यूइंग द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोजल विच नीड्स को वहाँ पे विच नीडेड कर दिया गया, विच नीडेड टू बी सबमिटेड बाय द एंड ऑफ द डे. आई वॉज रिव्यूइंग नहीं, यस आई एम रिव्यूइंग फर्स्ट. The scientists will have analyzed all the collected data from the space probe before they publish their groundbreaking research findings. पैसिव वॉइस में हमें एक्सप्रेस करना है, तो वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, तो इसको एक्टिव में जब पैसिव में लेके आएंगे तो टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, फ्यूचर परफेक्ट ही रहना चाहिए. द साइंटिस्ट्स विल हैव एनालाइज्ड all the collected data from the space probe will have been analyzed. ऐसा होना चाहिए. फर्स्ट में वुड है, पास्ट में नहीं जाएंगे. विल सेकंड में विल बी एनालाइज्ड है, विल बी नहीं, विल हैव एनालाइज्ड था वहाँ पे, तो थर्ड में है हमारे पास विल हैव बीन एनालाइज्ड. ओके,
और फोर्थ में है इज बीइंग एनालाइज्ड नहीं, तो सी होगा। बिफोर दे पब्लिश देयर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च फाइंडिंग्स ऑल द कलेक्टेड डेटा फ्रॉम द स्पेस प्रोब विल हैव बीन एनालाइज्ड बाय द साइंटिस्ट्स। ओके, इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। द वीमेन सेड टू द यंग मैन, मे यू अचीव ऑल द सक्सेस यू डिजायर इन योर लाइफ एंड मेक योर बिलव्ड पेरेंट्स प्राउड। So that old woman is giving her blessings to that young boy. So we have to change it into indirect speech. So we will change said to into told or wished. तो told में नहीं wished में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो आशीर्वाद दे रही हैं, blessings दे रही हैं अपने। So the old woman wished the young boy that may he live, नहीं, अगर हमने may को आगे रख दिया तो वो तो फिर हमारा exclamation ही रह गया ना, और exclamation को हटा के हमें full stop लगाना है, तो B ऑप्शन नहीं होगा। The old woman prayed for the young boy that he achieved, नहीं, पास्ट में नहीं लेके जाएंगे हम, मे को might में चेंज करेंगे। The old woman wished the young boy that he might achieve all the success he desired in his life. Yes, यहाँ पे जो था you desire को simple present को हम simple past में करेंगे, he desired in his life and make his beloved parents proud. He might, मे का might होगा, ओके, और ब्लेसिंग्स का विश्ड चला जाएगा। एरर फाइंड आउट करना है। द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट वॉज नीदर लॉजिकल इन इट्स स्ट्रक्चर नोर, ये और क्यों लिखा हुआ है, नीदर नोर होगा ना, नोर सपोर्टेड बाय एनी इनक्रेडिबल एविडेंस। ओके वेट आगे डेटा और डेटा which led most of the audience members to dismiss his conclusions as nothing more than unfounded personal opinions. So the speaker's argument was neither logical in its structure nor supported by any incredible evidence nor data. तो यहाँ पे ये neither nor होना चाहिए, तो सेकंड में हमारा गलती है। कहाँ पे है which led, नहीं, was neither, एक मिनट, मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, हाँ, क्योंकि उसके जो एविडेंस थे या जो भी उसका आर्ग्यूमेंट था उसमें कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई डेटा भी नहीं है, इसलिए मोस्टली जो ऑडियंस थी ना वो उसके कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और मान रही है कि उसका सिर्फ ये पर्सनल ओपिनियन है, इट इज़ नथिंग ऑफिशियल, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे नीदर नोर होएगा। आई वॉज कन्फ्यूज कि कहीं और को तो और वाली फ्रेज तो करेक्ट हो, हमें नीदर को हटा के ईदर लगाना हो, इसलिए मैंने उसका पूरा मीनिंग निकालने की कोशिश की। ठीक है, वॉज नीदर लॉजिकल विच लेड और नोर सपोर्टेड। यस, ये क्या होगा यहाँ पे, इट वॉज नॉट सपोर्टेड, बोथ नेगेटिव हैं, तो करेक्ट कोरिलेटिव पेयर नीदर नोर रहेगा, नोर सपोर्टेड बाय एनी एविडेंस और डेटा। ठीक है, हाँ, वहाँ पे दूसरा नोर नहीं आएगा, एक ही नोर आएगा, नोर सपोर्टेड बाय एनी इनक्रेडिबल एविडेंस और डेटा। ओके, एविडेंस और डेटा तो मतलब हम सब्सटीट्यूशनली कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। एरर फाइंड आउट करना है। ड्यू टू द डेंस मॉर्निंग फॉग रोलिंग इन फ्रॉम द कोस्ट द फेरी कैप्टन कुड नॉट हार्डली सी, कैन नॉट कुड नॉट के बाद हार्डली नहीं आता, दोनों में ही नेगेटिव की सेंस है। कैन में अपने आप ही एबिलिटीज़ को शो किया गया है और हार्डली का भी वही मतलब होता है कि कोई काम अगर कभी कभी बहुत रेयरली हो, सेल्डम हो। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास कहाँ है जहाँ कुड नॉट और हार्डली गिवन है, ये रहा। डबल नेगेटिव्स गलत होते हैं। द वर्ड हार्डली इज ऑल्सो ए नेगेटिव एडवर्ब, ऑलमोस्ट, नॉट एट ऑल या स्कैर्सली जिसका मीनिंग होता है। सो द फेरी कैप्टन कुड हार्डली सी द लाइट हाउस, कि वहाँ से उसको मुश्किल से ही लाइट हाउस दिख रहा था। फोर्सिंग हिम टू रिलाई एंटायरली ऑन हिज नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स टू गाइड द शिप सेफली इनटू द हार्बर। तो शिप को हार्बर तक लेके जाने के लिए वो अपने पूरे नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट था। मीन्स उसका जो एक्सपीरियंस था वो मतलब खुद के सेंसेस से नहीं देख पा रहा था लाइट हाउस को। ठीक है, आगे चलते हैं। होमोनिम बताना है रिट्रेंच का। पहले रिट्रेंच का मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। द जर्नल ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू रिट्रेंच देयर पोजीशन बिहाइंड द रिवर, कि रिवर के अपनी पोजीशन पीछे कर लो। रिट्रेंच आई थिंक मतलब पीछे जाना होता है। होमोनिम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेलिंग सेम है बट उनका मीनिंग डिफरेंट है। तो रिट्रेंच का मीनिंग अगर यहाँ पे पीछे जाना है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। ऐसा एंटोनिम नहीं होगा कि उसका मीनिंग आगे जाना होगा, नहीं, कुछ डिफरेंट हो सकता है। टू रिट्रेंच द कैंप दे डग ए न्यू लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन, तो इसमें तो सेम है। फोर्टिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कैंप के वो पीछे गए, रिट्रेंच किया।
फेस्ड विद डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स द कंपनी हैड टू रिट्रेंच एंड कट इट्स बजट। ये भी सेम है कि मतलब थोड़ा डिक्लाइन किया उन्होंने अपने बजट को। द सोल्जर्स वर्कड ऑल द नाइट टू रिट्रेंच द हिल टॉप विद अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट डी देखते हैं। हिज स्ट्रेटजी वॉज टू रिट्रेंच द फोर्ट्रेस विद सेकेंडरी वॉल। ओके ओके, उसकी क्या स्ट्रेटजी थी कि उसको फोर्ट को एक और वॉल बना के रिट्रेंच करना है। द सोल्जर्स वर्कड ऑल नाइट टू रिट्रेंच द हिल टॉप विद अर्थ वर्क्स। हाँ, इसका भी मतलब वही है जो फर्स्ट में हमें गिवन है कि पूरी रात अर्थ वर्क्स के साथ मतलब मिट्टी के साथ उन्होंने काम किया ताकि वो हिल टॉप से रिट्रेंच कर सकें, पीछे जा सकें, या मतलब कुछ भी जो काम करना चल रहा था वहाँ पे वो कंप्लीट हो सके। हिज स्ट्रेटजी वॉज टू रिट्रेंच द फोर्ट्रेस विद ए सेकेंडरी वॉल। मुझे डी लग रहा है, गलत है ये यार, ये गलत हो गया। आई एम सो सैड। द जनरल ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू रिट्रेंच देयर पोजीशन को पीछे कर लें। एक्चुअली रिट्रेंच का मुझे मीनिंग अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बस मैं उसकी सेंस से समझ रही हूँ। बिहाइंड द रिवर टू रिट्रेंच द कैंप दे डग ए न्यू लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन। फेस्ड विद डिक्लाइनिंग प्रॉफिट द कंपनी हैड टू रिट्रेंच एंड कट। सी यार, बी होगा ना, ये तीनों में कुछ ना कुछ फोर्ट्रेस और सोल्जर आर्मी की बात है। बी एक कंपनी से इकोनॉमिकल टर्म्स पे है। रिट्रेंच एक मिलिट्री टर्म है जिसका मतलब है फोर्टिफाई करना और अपनी पोजीशन को डिफेंड करना। ओके, फोर्टिफाई करना मतलब चारों तरफ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना विद ट्रेंचेस और अदर अर्थ वर्क्स के साथ। ठीक है, और वहाँ पे रिट्रेंच का मतलब है कटौती करना। मैं कटौती करना बोला भी मैंने, लेकिन फिर भी अच्छे से दिमाग नहीं लगाया। मीन्स टू रिड्यूस कॉस्ट और स्पेंडिंग इन रिस्पॉन्स टू इकोनॉमिक डिफिकल्टी टू इकोनोमाइज। यस, अपने खर्चों को कम करना हो गया रिट्रेंच करना। ठीक है, बजट को काट लेना, एक्सप्लिसिटली मेंशन भी था। ओके, रिट्रेंच मतलब फोर्टिफाई करना जनरल टर्म्स में, या फिर अपने बजट को कम करना। विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज द आर्टिकल इफ रिक्वायर्ड बिफोर द वर्ड MBA करेक्टली। MBA के आगे देखो, MBA के आगे आर्टिकल एन लगना चाहिए एम में, क्योंकि अ की साउंड है। माई सिस्टर इज परस्यूइंग एन MBA फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सी में, सी करेक्ट है, वोवल साउंड से पहले एन लगेगा। कहाँ पे हमने एडजेक्टिव को करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ यूज़ किया है। द डॉल्फिन इज़ कंसिडर्ड इंटेलिजेंटर नहीं, इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट 3 सिलेबल हैं, तो इसका जो कंपैरेटिव बनेगा वो मोर लगा के बनेगा। हमें कंपैरेटिव लगाना है। ऑप्शन सी में सुपरलेटिव है, ऑप्शन बी और डी में कंपैरेटिव है। द डॉल्फिन इज कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर एनिमल्स इन द सी। एंड ओके, अगर कंपैरिजन लगाना है तो कंपैरेटिव वर्ड तो हमारा देन है, डी में 2 लगाया हुआ है तो देन ही आएगा। द डॉल्फिन इज कंसिडर्ड मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर एनिमल्स इन द सी। ठीक है, गिवन पैसेज किस चीज़ के बारे में है? छोटा सा ही पैसेज है, इसको तो पढ़ने का मन कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, मन के साथ ही जाना चाहिए। जब भी आप पैसेज करते हो तो हमेशा पहले आप जो क्वेश्चंस हैं उनको रीड करोगे, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि पैसेज किस चीज़ के बारे में है। द गिवन पैसेज क्या है? इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पैसेज की टाइटल, थीम, टोन, गिवन पैसेज से क्या इन्फर करते हो, उनका आपका ऑप्शन नहीं रीड करना चाहिए, नहीं तो एक प्री कंसीव्ड नोशन बन जाता है। आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के बेस पे चेक करो कि आपको क्या समझ आया पैसेज में, और उसके बाद क्वेश्चंस को निकालो, इसको छोड़ दो। सिनोनिम देख सकते हो, सोलेस, सोलेस मतलब अकेला होता है ना, सफरिंग हो सकता है, देख लेंगे इसको भी बाद में। द मॉडर्न ओजा बोर्ड गेंड सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी, कब मिली इसको? कोई ओजा बोर्ड है, इसको पॉपुलैरिटी कब मिली? प्राइमरी पर्पस क्या था ओजा बोर्ड का जब ये पहली बार इन्वेंट किया गया? ओके, तो छोटा सा पैसेज है, देखते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट सॉट वेज टू कम्युनिकेट विद द डिजीज्ड। ओके, डिजीज मतलब जो बंदा मर गया है, जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट करने के तरीके निकालते हैं। लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस आ गए इस इन्वेंशन के चक्कर में, इंक्लूडिंग अर्ली फॉर्म्स ऑफ द ओइजा बोर्ड। ओके, द मॉडर्न ओइजा बोर्ड एज वी नो इट वॉज पेटेंटेड इन 1890 में, वो पेटेंट कर लिया गया था बाय एलिजा बॉन्ड एंड चार्ल्स केनार्ड, मार्केटेड एज अ टूल टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स के साथ ये कम्युनिकेट करता है थ्रू द मूवमेंट ऑफ
प्लैनशैटे, अब ये प्लैनशैटे पता नहीं क्या होता है, किसी चीज़ के नाम है कि इसकी मूवमेंट से वो स्प्रिट से बात करता है। अक्रॉस अ बोर्ड मार्क्ड विद लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स, ओवर टाइम द औजा बोर्ड ट्रांसेंडेड इट्स स्पिरिचुअलिस्टिक रूट्स टू बिकम अ, अब ये कल्चरल फिनोमिनन बन गया, डीपली एम्बेडेड इन पॉपुलर कल्चर एंड फोकलोर। ओके, द बोर्ड गेन्ड ट्रैक्शन, इसको पॉपुलैरिटी कब मिली, ट्रैक्शन को ही पॉपुलैरिटी बोल रहे हैं यहाँ पे, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन व्हेन मैनी सॉट सोलेस इन कॉन्ट्रैक्टिंग लॉस्ट लव्ड वंस। यस, जब बहुत सारे लोगों ने ये देखा कि जो लोग हमारे फैमिली के मारे गए हैं वर्ल्ड वॉर वन में, अगर हम उनसे बात कर सके तो हमें सोलेस मिलेगा। सोलेस मिलेगा मतलब दिल को तसल्ली मिलेगी। ठीक है, देखो, मैनी सॉट सोलेस, उनको कुछ मिला, क्या मिला, सोलेस, कब, इन कॉन्टेक्टिंग लव्ड लॉस्ट लव्ड वंस, जो लव्ड वंस उनके लॉस्ट हो गए थे, खो गए थे, मतलब मर गए थे वर्ल्ड वॉर वन में, तो सोलेस का मतलब कॉन्सोलेशन हो गया। एगोनी सफरिंग कॉन्सोलेशन, हाँ, कॉन्सोलेशन मतलब सांत्वना देना अपने दिल को, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कॉन्सोलेशन। ओके, कंफर्ट देना। तो मैं ऐसे साथ साथ निकाल लेती हूँ जिसका मीनिंग मुझे अच्छे से क्लियर हो जाता है। इट्स पॉपुलैरिटी सर्ज्ड, सर्ज मतलब इसकी पॉपुलैरिटी और भी इंक्रीज हुई फर्दर इन द मिड 20th सेंचुरी विद पोर्ट्रेयल्स इन बुक्स, मूवीज एंड टेलीविजन शोज ऑफन डिपिक्टिंग सुपर नेचुरल और एरी एनकाउंटर्स को जब हम दिखाते हैं टीवी पे, तो उस टाइम पे वो उसकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हुई। डिस्पाइट सेप्टिसिज्म बोलते हैं इसको, फ्रॉम सेप्टिक्स and psychologists attributing its workings to the idiomotor effect, where subtle movements are unconsciously made by participants, the Ouija board continues to intrigue and captivate। तो आज भी ये लगातार लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंट तो नहीं है कि किसी एक पॉइंट को लेके एक बार पॉजिटिव बोला जा रहा है एक बार नेगेटिव बोला जा रहा है, ऐसा तो आर्ग्यूमेंट नहीं है। एक्सपोजिटरी, हाँ, एक्सपोज तो हो रही है कोई चीज़, बट और पढ़ते हैं नैरेटिव। नैरेटिव होता है एक स्टोरी नैरेट करना, यहाँ पे स्टोरी नहीं थी। ठीक है, स्टोरी होती है इस टाइप से कि एक बार कोई राजा था या कोई ओल्ड मैन था, वो कहीं पे गया हुआ था, कुछ ना कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज़ होती है, ये वो नहीं है। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव ये हो सकती है भाई, आई एम नॉट श्योर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जहाँ पे किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, पूरा तो वर्णन तो किया गया है ना यहाँ पे, लेकिन एक्सपोजिटरी में भी डाउट है। एक बार इसके बाकी के क्वेश्चन निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। द मॉडर्न औजा बोर्ड गेन सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग विच पीरियड, कौन से पीरियड में इसको सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी मिली, मिड 20th सेंचुरी, ड्यूरिंग द रेनेसा, थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन द लेट 19th नहीं, मिड 20th है यहाँ पे, तो अर्ली 18th नहीं होगा, थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं, ड्यूरिंग द रेनेसा, रेनेसा पीरियड होना चाहिए फिर तो ये, क्योंकि इस टाइम पे यस इस टाइम पे बुक्स, मूवीज, टेलीविज़न, हर चीज़ में वो मॉडर्नाइजेशन आ रहा था, एक रिवोल्यूशन आ रहा था हर चीज़ में, तो ड्यूरिंग द रेनेसा गलत है यार, कैसे हो गया ये गलत। एक मिनट। द बोर्ड गेन ट्रैक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन मैनी सॉट सोलेस, इट्स पॉपुलैरिटी सर्ज्ड, सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी मिली उसको इन द मिड 20th सेंचुरी विद पोर्ट्रेल इन बुक्स, मूवीज, टेलीविजन शोज ऑफन डिपिक्टिंग सुपर नेचुरल। यार यही होना चाहिए, रेनेसा पीरियड वही होता है ना जब चीज़ों में रिवोल्यूशन हुआ है। पेटेंट ये उस टाइम पे हुआ, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अकॉर्डिंग चलें तो ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अर्ली 18th सेंचुरी भी नहीं, इन द लेट 19th सेंचुरी, या मुझे मॉडर्न औजा बोर्ड एज वी नो इट वॉज पेटेंटेड, तो उस टाइम पे तो ये पेटेंट किया गया ना, इन्होंने तो पूछा कि उसको पॉपुलैरिटी कब मिली सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है इट्स पॉपुलैरिटी सर्ज्ड, कि इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई मिड 20th सेंचुरी में, जब बुक्स, टेलीविज़न, मूवीज़, इन सब चीज़ों का ज़माना था। ये गलत बात है भाई, ये जो 1890 की बात है उस टाइम पे तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इट वॉज पेटेंटेड इन 1890 बाय एलिजा बॉन्ड एंड चार्ल्स कैनार्ड, मार्केटेड एज ए टूल टू कम्युनिकेट। आई एम नॉट श्योर विद दिस एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू हैव क्लैरिटी यू कैन प्लीज लेट मी नो।
What was the primary purpose of Ouija board when it was first invented? To communicate with spirits and the deceased. Yes, यही था. Play games नहीं, predict the future नहीं. To communicate with the spirits. 36 इसमें नहीं है शायद, 32 करते हैं. I don't agree with this answer. ये जो इनका ये वाला आंसर है. The given passage is आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है और नैरेटिव नहीं है, डिस्क्रिप्टिव. या फिर वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है या एक्सपोज कर रहा है. नहीं, एक्सपोज नहीं कर रहा यार. एक्सपोज करने का क्या मतलब है कि कोई हिडन चीज़ थी जिसको ऑथर ने खुलासा कर दिया जिसका. ऐसा कुछ नहीं है. कोई चीज़ ऑलरेडी इन्वेंटेड है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि वो किस यूज़ में आती थी, कौन से टाइम पीरियड में उसका ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, ये सब चीज़ें बताई गई हैं. तो मैं इसमें डिस्क्रिप्टिव के साथ जाती. गलत है. ओके, गलत है. तो अभी नैरेटिव फिर एक्सपोजिटरी के साथ ही जाएंगे. डिस्क्रिप्टिव गलत है. तो द पैसेज प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है ऑफ द हिस्ट्री एंड कल्चरल इम्पैक्ट क्या था ओइजा बोर्ड का, इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन, पेटेंटिंग, पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड एंड द डिफरिंग परस्पेक्टिव्स ऑन इट्स फंक्शनैलिटी. इट फोकसेज ऑन डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन and explaining concepts related to Ouija board. Given passage expository है because it provides an informative explanation. ओके, एक्सपोजिटरी का मतलब ऐसा नहीं कि जो एक्सपोज करे. एक्सपोजिटरी का मतलब जो इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनेशन दे, कल्चरल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, डिफरिंग व्यू पॉइंट से रिलेटेड. ठीक है, मैं एक्सपोजिटरी का मतलब ऐसा समझ गई कि जिसने किसी चीज़ को एक्सपोज किया हो. एक्सपोज नहीं, जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड. ओके, आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है. देखो, ये आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए जिससे आपको हर एक टाइप के टोन की क्लैरिटी आएगी. जैसे अभी मुझे एक्सपोजिटरी की आ गई. सो पैसेज आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, एज इट डज नॉट प्रेजेंट एन आर्ग्यूमेंट नहीं है, और टू सीक टू परसुएड द रीडर. हाँ, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं पेश कर रहा है पैसेज यहाँ पे. नैरेटिव भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं बताई जा रही जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स या इवेंट्स हों. पैसेज डिस्क्रिप्टिव नहीं है क्योंकि ये प्राइमरली इट डज नॉट फोकस प्राइमरली ऑन सेंसरी डिटेल्स बट रादर ऑन एक्सप्लेनिंग एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट द ओजा बोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, बट किसी सेंसरी डिटेल्स पे फोकस नहीं कर रहा है. ये क्या एक्सप्लेनेशन हुई? सेंसरी डिटेल्स कौन सी डिटेल्स होती हैं? डिस्क्रिप्शन देना. आई थिंक डिस्क्रिप्शन देना में ऐसा होगा कि किसी पर्टिकुलर एक फीचर को लेके हम पूरा डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे उसका इन डेप्थ जो होता है. बट क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में एक्सपोजिटरी भी था तो मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे एक्सपोजिटरी है. कल्चरल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड अगर हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एक्सपोजिटरी है. ओके, आई थिंक मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं. वेरी बैड. इससे तो मैं वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इनका आंसर ही गलत है ये तो. अगला देखो, इनडायरेक्ट स्पीच देना है हमें. द चीफ इंजीनियर अनाउंस्ड वी हैव फाइनली कंप्लीटेड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सस्पेंशन ब्रिज. तो द चीफ इंजीनियर अनाउंस्ड, हैव कंप्लीटेड को हम हैड कंप्लीटेड में करेंगे तो बी गलत है और डी गलत है. अनाउंस्ड दैट, वी का दे में चेंज होगा ना. दे हैड फाइनली कंप्लीटेड द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टेस्ट ऑन द न्यूली कंस्ट्रक्टेड सस्पेंशन ब्रिज. यस, दे में चेंज होगा तो वी का दे गया. इम्प्रूव करना है अंडरलाइन पार्ट को. द एंटायर ब्लेम फॉर क्राइम कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स ऑफ द स्टेट. द जो पूरा का पूरा ब्लेम है ना क्राइम का, कैन नॉट बी लेड. हाँ, हम वो पूरा का पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते स्टेट्स के ऊपर. कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स. कैन नॉट बीन थोड़ी हो सकता है, कैन नॉट बीइंग भी नहीं हो सकता. कैन नॉट बी लेड एट द डोर्स. कैन नॉट के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी? ले, लेड, लेड वाली. ले मीन्स टू पुट और सेट डाउन, किसी चीज़ को रखना मतलब वहाँ पे. और ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया लेड इसका. ले, लेड, लेड. मेड माई फ्लैश क्रॉल. अच्छा, मेरा जो फ्लैश था मतलब चिकन को बोलते हैं फ्लैश, मीट को, वो क्रॉल करने लगा. समथिंग दैट मेक्स यू फील डिस्गस्टिंग. समथिंग दैट हैम्पर्स योर इमोशनल वेलबींग. समथिंग दैट हैम्पर्स योर फिजिकल वेलबींग.
समथिंग दैट मेक्स यू क्राई। ओके, सारे ही नेगेटिव हैं। मेड माई फ्लैश क्रॉल। ओके ओके, या तो इमोशनल वेलबींग को हैम्पर करे, फिजिकल वेलबींग को। ये न्यू इडियम है भाई, नहीं पता। समथिंग दैट मेक्स यू क्राई, क्राई मुझे नहीं लग रहा। दैट मेक माई फ्लैश क्रॉल। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग की तो फीलिंग थोड़ी थोड़ी आ रही है मुझे। फ्लैश क्रॉल करने लगा तो वो शायद देखने में अच्छा नहीं लग रहा था शायद। हैम्पर्स योर इमोशनल वेलबींग, वहाँ पे कुछ इमोशनल जैसा कुछ है नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं इडियम्स में ऐसे, ज़रूरी नहीं कि उन वर्ड से मीनिंग निकले, वो किसी भी तरीके से हो सकता है इडियम में, कुछ शॉर्ट नहीं होता। तो मैं ए के साथ जाती हूँ। यस, इसमें क्या बोला गया था कि आपका जो फ्लैश था, जो मीट था, वो क्रॉल करने लगा, तो आपको ऐसे घिन जैसी फीलिंग आएगी ना। सो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। उसमें कोई इमोशनल और फिजिकल वेलबींग की तो मतलब लग नहीं रहा था। इसका हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। द एड प्रोमिस्ड मिरेकल्स, मिरेकल्स होंगी, एंड द कोच सेड दैट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, सो ट्राई इट इन एन एक्चुअल मैच। ठीक है, एड ने प्रॉमिस किया कि मिरेकल्स होंगी, और कोच ने बोला दैट द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, कि इसको खा के देखो। तभी आपको पता चलेगा। मीन्स जब आप खुद किसी चीज़ को ट्राई करते हो, देन यू हैव द फीलिंग ऑफ दैट। ओके, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, फर्स्ट इंप्रेशंस आर ऑलवेज राइट, नहीं ऐसा नहीं है ये। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, मतलब आप खुद पानी में उतर के देखो तो आपको तैरना आएगा, वो वाली बात है। रिजल्ट्स आर द ओनली रिलायबल टेस्ट ऑफ क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग क्लेम्स शुड बी ट्रस्टेड अनलेस डिस्प्रूव्ड, नहीं, जब तक डिस्प्रूव नहीं करोगे तब तक उसको ट्रस्ट कर लो, ऐसा तो नहीं है। ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव, ब्यूटी हर किसी की नज़रों में अलग अलग है, सबके मायने अलग अलग हैं ब्यूटी के, ऐसा तो नहीं है। रिजल्ट्स आर द ओनली रिलायबल टेस्ट ऑफ क्वालिटी। यस, कि जब तक आप किसी चीज़ की क्वालिटी को चेक नहीं करोगे, जब तक आपको रिजल्ट्स का नहीं पता, और क्वालिटी चेक करनी है तो रिजल्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग मीन्स द ट्रू वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग कैन ओनली बी जज्ड बाय एक्सपीरियंसिंग और टेस्टिंग इट। यस, नोट बाय प्रोमिसेस और अपीयरेंसेस, वही बात। आपा मरे स्वर्ग दिखता है, ठीक है। मेस्मराइजिंग, मेस्मराइजिंग मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, तो इसका एंटोनिम जान देखना है तो ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज ना करे। स्पेल बाउंड करना तो सरप्राइज करना होता है, फर्स्ट तो नहीं होगा। टीडियस थका हुआ, कंफ्यूज कर दे जो आपको। कैम्प्ड, कैम्प्ड क्या होता है? कैम्प्ड मीन्स आई थिंक बहुत एंथुजियास्टिक बंदे को कैम्प्ड बोलते हैं। कंफ्यूज्ड, मेस्मराइज कर देना और कंफ्यूज, ओ माय गॉड, कैम्प्ड भी गलत है, टीडियस ही है फिर तो। अरे यार, टीडियस बोरिंग होता है, मैं कहाँ थके हुए में चली गई। टीडियस बोरिंग, यस, थका हुआ ठीक है, डल टीडियस को ही बोलते हैं, बट बोरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सिनोनिम्स ना ऑफ टीडियस। कैम्प्ड तो नीट एंड क्लीन, यस, नीट एंड क्लीन को कैम्प्ड बोलेंगे। कंफ्यूज्ड है, या ऐसे ही लगा दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया अच्छे से। स्पेल बाइंड तो होल्डिंग योर अटेंशन कम्प्लीटली, और टीडियस बोरिंग, और मेस्मराइजिंग मतलब बहुत अच्छे परफॉर्मेंस को मेस्मराइजिंग बोलते हैं। ओके, आई शुड कीप अ वाटर बॉटल विद मी, आई एम वेरी थर्स्टी राइट नाउ। करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी है हमें। ऑसिलोस्कोप की पता नहीं है क्या क्या पूछते रहते हैं। ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिस्प्लेइंग सिग्नल वोल्टेजेस, जो सिग्नल की वोल्टेज देता है। ए तो नहीं होना चाहिए। ओसिलो, ओसिलो के साथ जैसे ओसिलेशन होता है तो OSC आता है, तो बी भी नहीं होगा। डबल एल की स्पेलिंग होनी चाहिए। ऑसिलीस्कोप, ऑसिलीस्कोप तो नहीं, ऑसिलोस्कोप होना चाहिए, तो सी होना चाहिए। यस, ओसिलोस्कोप। आप जर्नल जो वर्ड्स होते हैं ना, उनसे रिलेट करके निकाल सकते हैं कई बार। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो ग्राफिकली डिस्प्ले करता है वेरिंग वोल्टेजेस ऑफ वन और मोर सिग्नल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्ले करता है सिग्नल वोल्टेजेस को ऑफ वन और मोर सिग्नल्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, अभी हम 41 से 44 तक निकालते हैं।
और मेरे शायद 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मैं नहीं मानूंगी कि मेरा गलत है, वो इनका गलत है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट बेस्ट डिफाइंस द आइडिया ऑफ अ क्यूरेटेड आइडेंटिटी का क्या मतलब है? इन द पैसेज द वर्ड कॉन्शियसली मोस्ट नियरली मीन्स, कॉन्शियस होना मतलब अपनी सोच, अपनी बुद्धि से काम लेना, डेलिब्रेटली जानबूझ के वही, स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से हो जाना, एक्सीडेंटली भी वही, ओब्लिवियस अननोइंगली नहीं, कॉन्शियसली मतलब डेलिब्रेटली। ओवरऑल टोन क्या है पैसेज की? अरे वाह, ये किस टाइप का सेंटेंस है, और ये टॉपर का रॉन्ग है, ये हमारा करेक्ट होगा, डोंट वरी। पैसेज की टोन बतानी है तो पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इन टूडेज हाइपर कनेक्टेड एरा सोशल मीडिया हैज़ बिकम फार मोर देन अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. It has evolved into a powerful medium for reshaping and performing identity. Platforms such as Instagram, TikTok, and X, formerly Twitter, encourage individuals to curate digital versions of themselves. हर किसी का एक डिजिटल वर्जन आ गया है इन सब की वजह से. Often blending authenticity with performance. People post pictures, stories, and opinions not merely to share experiences but to craft narratives about who they are or wish to appear to be. This ability to self-present offers both empowerment and pressure as users constantly negotiate between genuine expression and social expectation. The phenomenon of curated identity. क्यूरेटेड आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि हम अपने आप को कैसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम कैसा एस्पायर करते हैं अपनी लाइफ में, वो हम दिखाते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. सो द फिनोमिनन ऑफ क्यूरेटेड आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट्स द सेलेक्टिव नेचर ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा अच्छा साइड होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पर. सेलेक्टिव नेचर ऑफ सेल्फ रिप्रेजेंटेशन. Users consciously choose what aspects of their lives to display. Yes, celebrations, achievements, travels, or aesthetic moments, while concealing failure, sadness, or doubt. Yes, we should not do this. I will take care of this thing. This selective visibility generates social approval through like, shares and comments, but it also creates psychological strain आता है when others internalize these curated images real, वो इनको real मान लेते हैं. They may experience feelings of inadequacy or envy, particularly adolescents and young adults who are still developing self-concept. Research indicates that heavy social media engagement correlates with lower self-esteem as individuals compare their unfiltered realities को with others perfected portrayals. तो हमें ज़्यादा ये जो अपनी लाइफ को बहुत ऐसा एग्जाजरेट करके दिखाते हैं, बहुत लेविश लाइफस्टाइल है हमारा, उनसे अपना सेल्फ एस्टीम हमें लो नहीं करना चाहिए. ओके, ऐसा बोला गया है. However, social media is not entirely detrimental. It has also emerged as a platform for advocacy and collective resilience. सोशल मीडिया हर तरीके से ख़राब भी नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है. कैंपेन्स लाइक ही फॉर शी, बॉडी पॉजिटिविटी एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इलस्ट्रेट हाउ डिजिटल स्पेसेस कैन एम्पावर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को एम्पावर कर सकते हैं, फोस्टर ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग. मैनी पीपल यूज these platforms to share personal struggles, challenges, stereotypes and build supportive communities बनाते हैं across borders. In such contexts, social media becomes a tool for empowerment rather than performance. Yes, ultimately social media acts as a mirror and a mask. A mirror reflecting fragments of truth and a mask concealing insecurities and imperfections. The चैलेंज लाइज इन यूजिंग इट कॉन्शियसली. तो सारा चैलेंज इस बात का है कि कौन कितने अच्छे से सोशल मीडिया को यूटिलाइज कर पाता है. रिकॉग्नाइजिंग दैट सेल्फ वर्थ कैन नॉट बी मेजर्ड इन मैट्रिक्स ऑफ लाइक्स और फॉलोअर्स की टर्म्स में आप अपनी खुद की वैल्यू को थोड़ी मेजर करोगे. ट्रू आइडेंटिटी, द पैसेज सजेस्ट्स, एग्जिस्ट नॉट इन डिजिटल वैलिडेशन बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड. कि जो एक बंदे की जो इंसानियत है ना, वो इस चीज़ में है, उसकी आइडेंटिटी इस चीज़ से डिफाइन होगी कि कैसे वो इस इमेज ड्रिवन डिजिटल वर्ल्ड में भी सारे प्रेशर को हैंडल करते हुए ऑथेंटिक रह सकता है. ओके, उसकी लाइफ डिजिटल वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स हो गए, इन सब चीज़ों से आपका जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट बी अफेक्टेड. ओके, अभी देखते हैं कौन सी लाइन पैसेज की बेस्ट डिफाइन करती है आइडिया ऑफ ए क्यूरेटेड आइडेंटिटी. Spontaneous sharing of personal experiences online नहीं, the deliberate portrayal of selected aspects of one's life for public approval. Yes,
द रिजेक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ऑफ नो, रिजेक्शन तो किसी को भी नहीं है डिजिटल कम्युनिकेशन का। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है ऑफ कंपेयरिंग वंस लाइफ टू अदर्स ऑनलाइन, नहीं। क्यूरेटेड आइडेंटिटी मतलब डेलिबरेटली अपनी आइडेंटिटी के सिर्फ अच्छे अच्छे एस्पेक्ट दिखाना पब्लिक अप्रूवल के लिए, ओके। द डेलिबरेट पोर्ट्रेयल ऑफ सेलेक्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ वंस लाइफ और पब्लिक अप्रूवल, यही हमारी आइडेंटिटी बन गई है ना मोस्टली लोगों की आजकल। कॉन्शियसली मीन्स डेलिबरेटली, जानबूझ के, जो हम अपनी मर्जी से दिखा रहे हैं। एक्सीडेंटली मतलब जो अपने आप हो गया, स्पॉन्टेनियसली भी। ओब्लिवियसली मीन्स अननोइंगली, यस, इन अ वे दैट यू शोज यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग ओब्लिवियसली। ओवरऑल टोन क्या थी पैसेज की? बैलेंस्ड। साइनिकल तो डाउटफुल होती है। क्रिटिकल या इनडिफरेंट? इनडिफरेंट तो बिल्कुल नहीं थी। इनडिफरेंट मीन्स जहाँ पे ऑथर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑथर तो आपको बहुत सारे सजेशन भी दे रहा है, नेगेटिव पॉइंट्स को कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में आपको रिकमेंड कर रहा है ना, तो इनडिफरेंट तो नहीं है। ऑथर क्रिटिकल है या फिर बैलेंस्ड है? क्रिटिकल होना यार किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव रखना होता है कि आप बहुत क्रिटिकल हो रहे हो इस चीज़ को लेके, ओके। ऑथर बैलेंस्ड है, वो आपको सोशल मीडिया के प्लस भी बता रहा है, माइनस भी बता रहा है, और वो आपके ऊपर छोड़ रहा है फिर कि कैसे आपको उसको उस चीज़ को बैलेंस करके कॉन्शियसली डिसाइड करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस होना चाहिए, यस। ऑथर ने दोनों साइड्स को प्रेजेंट किया, एक्नॉलेजिंग द हार्म्स जो थे और जो उसके प्लस पॉइंट्स भी थे कि सोशल मीडिया की वजह से जो डिसएडवेंटेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एम्पावरमेंट भी मिली है, बहुत सारे लोगों को एडवोकेसी सपोर्ट मिला है, कलेक्टिव रिजिलियंस मिली है, तो वो दोनों साइड दिखा रहा है, तो वो बैलेंस्ड है। अगर वो सिर्फ नेगेटिव दिखाता ना तो हम उसको क्रिटिकल बोलते हैं, ओके। एक बार सारी टोन्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। साइनिकल टोन वुड बी डिसट्रस्टफुल, जहाँ पे डाउट है आपको, डिसमिसिव ऑफ एनी गुड इंटेंशंस। वाइल द ऑथर इज क्रिटिकल ऑफ परफॉर्मेंस कल्चर, दे जेनवनली एक्नॉलेज द पॉजिटिव पोटेंशियल को भी वो एक्नॉलेज कर रहे हैं फॉर एडवोकेसी एंड कम्युनिटी, विच इज़ ए साइनिकल ऑथर वुड लाइकली डिस्काउंट। अगर साइनिकल ऑथर होता तो फिर वो एडवोकेसी वाले पॉइंट को नहीं उठाता, ओके। While the passage contains significant criticism है, critical is too one-sided to describe the overall tone. ओवरऑल टोन आपको पूरे पैसेज के अंदर से निकालनी है कि पूरे पैसेज का निचोड़ क्या है, वो आपकी ओवरऑल टोन है। द ऑथर स्पेंड्स अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट हाईलाइटिंग द पॉजिटिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया विच प्रिवेंट्स द टोन फ्रॉम बीइंग प्योरली क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव बता रहा है। इनडिफरेंट मतलब जहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑथर तो क्लियरली केयर कर रहा है इस टॉपिक के बारे में, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, स्ट्रेन, पॉजिटिव सोशल मूवमेंट्स, एम्पावर, रिजिलियंस, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, तो ही इज़ वेरी बैलेंस्ड, ओके। ये टॉपर का गलत है। हमें टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है। सिंपल सेंटेंस जहाँ पे एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, कंपाउंड जहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं एक कोऑर्डिनेटर के साथ, कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है कंजंक्शन के साथ, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मीन्स जहाँ पे कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी देखते हैं ट्रू आइडेंटिटी। द पैसेज सजेस्ट्स, द पैसेज सब्जेक्ट उसकी वर्ब सजेस्ट्स। एग्जिस्ट्स, ट्रू आइडेंटिटी भी हमारा सब्जेक्ट था जिसकी वर्ब आई एग्जिस्ट्स। नोट इन द डिजिटल वैलिडेशन में नहीं है, बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड, ओके। अभी हमें देखना है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में तो दो से ज़्यादा तीन क्लोजेस कम से कम होने चाहिए थे, यहाँ पे तो दो ही सब्जेक्ट हैं, ट्रू आइडेंटिटी और एग्जिस्ट्स। द पैसेज और सजेस्ट, ये दो सब्जेक्ट हैं दो वर्ब हैं। बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड। देखो अगर मैं कंजंक्शन से यहाँ पे जोड़ के देखूँ, बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड, इमेज ड्रिवन वर्ल्ड होने के बावजूद भी अपनी एबिलिटी, किसी की एबिलिटी ऑथेंटिक होने की, इस पूरी लाइन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं फर्स्ट क्लोज ना बोलूँ। ट्रू आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स नॉट इन डिजिटल वैलिडेशन द पैसेज सजेस्ट्स, तो मुझे एक डिपेंडेंट क्लोज लग रही है और एक इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं हैं।
जो ये बट से स्टार्ट होके फुल स्टॉप वर्ल्ड तक ये क्लोज है, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ये पहले वाली क्लोज के साथ ही अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये क्या बात हुई, ये कंपाउंड, ओ माय गॉड, सिंपल। बट सिंपल कैसे हो सकता है? ट्रू आइडेंटिटी, द पैसेज सजेस्ट्स, एग्जिस्ट्स नॉट इन द डिजिटल वर्ल्ड बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड। यार ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, इतने अच्छे से डीपली पढ़ने के बाद भी गलत हो गया। अ क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, द मेन सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का ट्रू आइडेंटिटी है, और जो मेन वर्ब है वो एग्जिस्ट है। ओके, दिस फॉर्म्स वन इंडिपेंडेंट क्लोज, द पैसेज सजेस्ट्स इज अ पैरथेंटिकल और इंटरप्टिंग एलिमेंट है। वो कोई क्लोज नहीं है कंप्लीटली। इट टेल्स अस द सोर्स ऑफ द आइडिया बट इट इज़ नॉट द स्ट्रक्चरली असेंशियल टू द मेन क्लोज। बिल्कुल सही है भाई इनकी बात। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जो मैंने ये बोला ना, बट इन वंस एबिलिटी टू बी ऑथेंटिक डिस्पाइट द प्रेशर्स ऑफ एन इमेज ड्रिवन वर्ल्ड, मैंने आपको क्या बोला समझाते हुए कि ये क्लोज ना अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रख रही, जबकि मैं गलत हूँ ये बोलते हुए, क्योंकि ये कोई क्लोज ही नहीं है। क्लोज के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। लेकिन जो ये बट कोऑर्डिनेटर है, इसके बाद जितने भी ये वर्ड्स हैं ये पूरी फ्रेज है। इट इज़ नॉट अ क्लोज फ्रेज। फ्रेज का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट एनी मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो मेन क्लोज है वो एक ही है, ट्रू आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स, वही है हमारा पूरा क्लोज। और ये द पैसेज सजेस्ट, ये बस एक्स्ट्रा बोला गया है कि ट्रू आइडेंटिटी पैसेज के अकॉर्डिंग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। और जो कोऑर्डिनेटर के बाद वाली क्लोज होती है ना, ये जो बट है ना, इसके बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए था और फिर एक वर्ब होनी चाहिए थी, ठीक है, तब उसको हम क्लोज बोलते। बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन करके ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करना सफल हो गया मेरी ज़िंदगी का। सच में भाई मज़ा आ गया क्वेश्चन करके। ट्रू आइडेंटिटी द पैसेज सजेस्ट, ये जो पैसेज सजेस्ट इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, एक बहुत फैंसी सा वर्ड इन्होंने लगाया, पैरथेंटिकल, पैरेंथेटिकल मतलब एक पेरेंट वाली चीज़ है कि वो इंटरप्टिंग एलिमेंट है वहाँ का। इट टेल्स द सोर्स ऑफ द आइडिया, जो आइडिया है ना ये उसका ट्रू आइडेंटिटी का, वो हमने पैसेज से ही लिया है, सोर्स बता रहा है उसका। इट इज़ नॉट स्ट्रक्चरली असेंशियल टू द मेन क्लोज का पार्ट नहीं है ये। ओके, पैरेंथेटिकल और इंटरप्टिंग एलिमेंट है। चलो भाई, ये हमें दिखाता है कि हमें मेंस के पेपर में कितना सावधान होना चाहिए, एक एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने ऐसे ही बोल दिया बट के बाद वाली क्लोज जो है वो अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग नहीं है वो, बट ठीक है, बट वो क्लोज ही नहीं है, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब होता है, बट के बाद कोई सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं, ये तो फ्रेज़ है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, 8-9 क्वेश्चन तो गलत होके ही रहेंगे, पता चल गया मुझे भी। 39 के बाद वाले क्वेश्चन पूरे हो गए। क्या 31 के बाद वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं? आई थिंक हो चुके हैं, यस। शुरू के हमारे 4 PQRS रहते हैं प्लस एक पैसेज और रहता है। पहले PQRS को करते हैं। PQRS में एक बार तो आप ऑप्शन देख लो, P से शुरू है, Q से है, और फिर सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो। नंबर 1 और नंबर 6 फिक्स्ड हैं, तो ठीक है, फिक्स हैं तो फिक्स हैं, उनको भी पढ़ते हैं पहले। ग्रेट लीडर्स थ्रू आउट हिस्ट्री हैव शेप्ड सोसाइटीज़ थ्रू विजन, करेज एंड रिजिलियंस। ग्रेट लीडर्स ने हमेशा सोसाइटी को शेप किया है अपने विजन से, करेज से और रिजिलियंस से। ओके, देयर लीडरशिप, किनकी लीडरशिप? ग्रेट लीडर्स की लीडरशिप वॉज ऑफन टेस्टेड ड्यूरिंग द वॉर्स, रिवोल्यूशंस एंड सोशल अपहीवल्स के टाइम पे उनकी लीडरशिप को चेक किया गया। फिगर्स सच एज अशोका, अब्राहम लिंकन एंड नेल्सन मंडेला ट्रांसफॉर्म्ड देयर नेशंस थ्रू moral conviction and empathy. Despite differences in context, they shared a commitment to justice, peace, and human dignity. Their legacies remind us that true leadership transcends power. It inspires collective purpose and unity. In understanding their journeys, we learn that leadership is ultimately an
एक्ट ऑफ सर्विस। तो देखो देयर लीडरशिप हम लीडर्स के बाद ही बोलेंगे डायरेक्टली, ओके। तो पी होगा इसके बाद, ए के बाद तुरंत, तो क्यू से तो नहीं होगा। देयर लीडरशिप वो हमेशा ऑफ मतलब टेस्ट की गई है जनरली जब भी वॉर रिवोल्यूशंस हुए हैं, ठीक है। और अभी जो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं फिगर सच एज अशोका, इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, उन्होंने अपने नेशन को ट्रांसफॉर्म किया थ्रू मोरल कन्विक्शन से और एम्पैथी से। एम्पैथी मतलब वो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाए। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट, सबका अलग अलग हो सकता है, उनके बीच में एक कमिटमेंट थी जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। देयर लिगेसीज रिमाइंड अस दैट ट्रू लीडरशिप ट्रांसेंड्स पावर, इट इंस्पायर्स कलेक्टिव पर्पस और यूनिटी को। ओके, इन अंडरस्टैंडिंग देयर जर्नीज वी लर्न दैट लीडरशिप इज अल्टीमेटली एन एक्ट ऑफ सर्विस। तो मुझे तो पता नहीं क्यों ये PQRS ही लग रहा है पूरा का पूरा, लेकिन इन अंडरस्टैंडिंग देयर जर्नीज, उनकी जर्नी समझने के लिए वी लर्न दैट लीडरशिप इज अल्टीमेटली एन एक्ट ऑफ सर्विस। लीडरशिप जो है वो एक, यार सच बताऊँ ना तो मैं इतना तड़प रही हूँ प्यास से कि मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया है अब तो। आगे से मैं अपने साथ पानी रख के बैठूँगी, अभी बस मैं जल्दी से, मुझे ख़त्म करना पड़ेगा इसको। फिगर सच एज अशोका, इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला ट्रांसफॉर्म देयर नेशंस थ्रू मोरल कन्विक्शन एंड एम्पैथी। डिस्पाइट डिफरेंसेस इन कॉन्टेक्स्ट दे शेयर्ड, दे कौन, जो ये डिफरेंट लीडर्स हैं ये, देयर लिगेसीज। अगर मैं पी के बाद देखूं तो दो जगह क्यू है, एक जगह आर है मेरे पास, आर में है डिस्पाइट डिफरेंसेस। नहीं, अभी हम लीडरशिप की बात कर रहे थे कि उनकी लीडरशिप वॉर रिवोल्यूशन में टेस्ट होती है, तो उसके बाद हम डिफरेंसेस की बात तो नहीं कर सकते, उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो पी से ही शुरू होगा, PQSR या RS। लास्ट सेंटेंस देखना होगा। सबसे लास्ट सेंटेंस में 6 में हमने लीडरशिप की बात दोबारा से की है, और उससे पहले वाला सेंटेंस जो S है उसमें भी ट्रू लीडरशिप की ही बात है, तो मुझे PQRS ही लग रहा है। गलत है बट ये, ओ माय गॉड, ये भी करेक्ट है। सी मैं बोल रही हूँ, मेरा यार आई एम सो सॉरी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया अभी बिल्कुल। Oh my God. Great leaders throughout history have shaped societies through vision, courage and resilience। और फिर उन ग्रेट लीडर्स का हमने डायरेक्टली एग्जाम्पल बताया। फिगर्स सच एज अशोका, इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला ट्रांसफॉर्म देयर नेशंस। क्यू में एग्जाम्पल्स हैं रिनोड लीडर्स के, इसलिए हमने क्यू से शुरू किया। फिर पी में उनके एक्सप्लेन किए गए हैं चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किए। हाँ, PRS तो फिर वो एक साथ ही है। देयर लीडरशिप, किन की लीडरशिप, इन फिगर्स की, वॉज ऑफन टेस्टेड। ये बात भी वैसे सोचने की है यार, जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके एग्जाम्पल उनके साथ ही होंगे अगली लाइन में डायरेक्ट। फिगर सच एज अशोका, इब्राहिम लिंकन, ये वाली जो चीज़ है वो ग्रेट लीडर्स के डायरेक्ट बाद ही आनी चाहिए। ओके, नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से, कोई नहीं, चलो फिर भी कोशिश करते हैं, ऐसे हार नहीं माननी। ओके, 10 मिनट और सही। देखो, द एस्ट्रोनॉट्स देन बिगेन टू कलेक्ट लूनर रॉक एंड सॉइल सैंपल्स, मीन्स उससे पहले कोई स्टोरी आई होगी, उसके बाद बताएंगे कि फिर उन्होंने ये कलेक्ट करना शुरू किया। द लूनर मॉड्यूल नेम्ड ईगल टच्ड डाउन सेफली ऑन मून सरफेस। यस, ये एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग took his historic step declaring it a giant leap for the mankind. After completing their mission, the crew safely returned to a splashdown on Earth. तो लूनर मॉड्यूल, ईगल नाम का जो लूनर मॉड्यूल था उसने सेफली टच डाउन किया मून के सरफेस पे, तो बी से शुरू करेंगे ना हम, सेकंड से। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उनमें से सबसे पहला हिस्टोरिक स्टेप रखा, तो 2 के बाद 3 होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स ने फिर वहाँ पे सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट किया, और इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद वो सेफली अर्थ पे वापस आ गए। ओके, तो 2 3 1 4, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएगा सब। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, पहले क्या हुआ तो वो बताना पड़ेगा पहले। Researchers invited college students to come to a research laboratory where they chatted with another person they did not know. Strangers के साथ उनको बात करनी थी कॉलेज में, जहाँ पे रिसर्चर्स ने इनवाइट किया कॉलेज स्टूडेंट्स को। ओके, द रिसर्चर्स फाउंड दैट मोस्ट स्टूडेंट्स said they liked the other person but thought the other person liked them less. ओके, ये जर्नल थॉट होता है।
So the length of the conversation did not matter as students felt this way after talking for a couple of minutes, but also when they chatted for 45 minutes. Afterwards, they were asked separately how much they liked this other person and how much they thought the other person liked them back. देखो तो यहाँ पे तो उनसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो ए सेंटेंस है वो पहले होगा और जो सी में कंक्लूजन बताया गया है वो ए के बाद होगा. बी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए. अरे बी तो एक ही ऑप्शन में है और सी में तो सीधा रिजल्ट दिया हुआ है, वो तो होगा ही नहीं. फिर तो आंसर एक ही बच गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं है. बी में बोला गया था कि उन्होंने इनवाइट किया बच्चों को, फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया, फिर सी में उनको उसका आंसर मिला, और डी में जो लेंथ थी कॉन्वर्सेशन की वो मैटर नहीं किया. स्टूडेंट्स फेल्ट दिस वे आफ्टर टॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स बट ऑल्सो व्हेन दे चैटेड फॉर 45 मिनट. ऐसा उनको जब फील हुआ जब उन्होंने 45 मिनट्स बात की. ओके, तो ये ठीक है, निकल गया. ओके, अभी हमारा सिर्फ एक पैसेज बच गया. सच बताऊं तो मुझे वो क्वेश्चन अब तक मैं उस क्वेश्चन से नहीं निकल पाई हूँ. वो इतना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, सिंपल सेंटेंस वाला. हाँ, ये वाला पैसेज रहता है हमारा, बाकी सब हो गया. कितने क्वेश्चन है इसमें? 14, 15, 16, 17, 4 क्वेश्चन हैं. ओके, व्हाट डज द फ्रेज इनवीडियस कंपैरिजन मोस्ट नियरली इम्प्लाई? ओके, इनवीडियस आई थिंक करप्ट को बोलते हैं. देखते हैं बाकी फिर. व्हाट आर्ग्यूमेंट डज द ऑथर मेक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिजायरेबिलिटी इन लग्जरी गुड्स? ठीक है. व्हाट इज द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द क्लॉज विच सर्व्स एज एन ओवर्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ परचेजिंग पावर? ओके. विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स स्टैंस को अच्छे से डिस्क्राइब करती है ऑन द बिहेवियर ऑफ एफ्लुएंट कंज्यूमर्स एंगेजिंग इन कॉन्स्पिशियस कंजप्शन? पूरा पढ़ना ही पड़ेगा ये, तभी बात बनेगी. इतना बड़ा है भी नहीं, पढ़ लेते हैं. इन द बेडरॉक ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स द लॉ ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल टेनेट मतलब प्रिंसिपल. एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. हाउएवर अ फैसिनेटिंग एंड काउंटर इंट्यूटिव एक्सेप्शन exists within the realm of luxury, a concept brilliantly articulated by economist and sociologist Thorstein Veblen in his seminal 1899 work The Theory of the Leisure Class. This phenomenon describes Veblen goods, a unique category of products for which demand perversely increases as their price increases. जो ये अमीर ज़्यादा होते हैं इनमें हमारा ये डिमांड एंड सप्लाई का जनरल रूल नहीं लग पाता, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग क्या होता है कि प्राइस बढ़ गया तो हमारी क्वांटिटी की जो डिमांड थी वो डिक्रीज़ हो गई. लेकिन अभी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया तो अमीरों के बीच उस चीज़ को लेने की और ज़्यादा अर्ज डेवलप होगी कि हमें और महंगी चीज़ें लेनी है. सोसाइटल स्टेटस हमारा ऐसे एक दूसरे से हमेशा अप रहना चाहिए. ओके. ऑपरेटिंग इन डायरेक्ट डिफियंस ऑफ कन्वेंशनल मार्केट लॉजिक को वो पूरा डिफाई करता है, मतलब मार्केट लॉजिक के अगेंस्ट है. एट द हार्ट ऑफ दिस पैराडॉक्स मतलब जो एक ऐसा सिद्धांत जो जर्नल सोसाइटी के रूल से डिफरेंट चलता है. एट द हार्ट ऑफ दिस पैराडॉक्स लाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन. ओके. Veblen argued that for the affluent leisure class, the act of purchasing and displaying certain goods is not about their intrinsic utility, नहीं है उस चीज़ की, but about publicly signaling wealth and social status. दिखाना है उनको दुनिया को कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. The value of a Veblen good is inextricably linked to its high price, which serves as an overt broadcast of purchasing power. कि वो आपके ओवर्ट मतलब खुले तरीके से ब्रॉडकास्ट कर देगा. जितनी बड़ी गाड़ी आपके पास होगी उतनी बड़ी आपकी परचेजिंग पावर है. अ डिज़ाइनर हैंडबैग, अ लिमिटेड एडिशन स्विश वॉच और अ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार आर नॉट जस्ट फंक्शनल आइटम्स, दे आर पावरफुल सिम्बल्स ऑफ इकोनॉमिक सक्सेस के पावरफुल सिम्बल्स हैं. अ $10,000 हैंडबैग कैरीज नो मोर देन $50 वन, कि एक जो $50 का बैग आता है उससे ज़्यादा वो कैरी नहीं कर पाएगा सामान, $10,000 का बैग भी. बट इट्स ट्रू फंक्शन इज़ टू कैरी द ओनर्स सोशल स्टैंडिंग. लेकिन उसका फंक्शन सामान उठाना नहीं है, उसका फंक्शन उस बंदे की सोसाइटल स्टैंडिंग को उठाना है अपने सिर पे कि ये सोसाइटी में कहाँ स्टैंड कर रहा है. देयर एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट, उनका जो हाई प्राइस है, सर्व्स एज अ फॉर्मिडेबल बैरियर टू एंट्री
ensuring that ownership remains exclusive रहे and therefore desirable as a marker of the elite standing का marker है. This consumption is driven by invidious comparison कि अंदर ही अंदर जो हम comparison करते हैं वो invidious, लेकिन नेगेटिव वर्ड है ये मुझे पक्का पता है. The act of using wealth to create the act of creating wealth to create a visible distinction आपको करनी है from those in lower social status है. तो मतलब आपका clearly separation है, वो कहीं स्टैंड नहीं करता सोसाइटी में जिनके पास इनकम कम है. Consequently, if the price of such a luxury item were to decrease, it would become more accessible to the general population. यस अगर लग्जरी आइटम का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो जनरल पॉपुलेशन आम जनता भी ज़्यादा ले लेगी उनको. देयर बाय डिमिनिशिंग इट्स पावर एज अ स्टेटस सिंबल. अगर हर किसी के पास वो चीज़ आ गई तो उसका सोसाइटी का सिंबल खत्म हो जाएगा. द वेरी एक्सक्लूसिविटी दैट मेड इट अपीलिंग वुड बी लॉस्ट थ्रू ब्रांड डाइल्यूशन कॉजिंग द एलीट कस्टमर टू अबेंडन इट इन सर्च ऑफ द नेक्स्ट अनअटेनेबल प्राइस. वो उस चीज़ को छोड़ देंगे अगर आपने किसी आर्टिकल का प्राइस रिड्यूस कर दिया तो, और फिर वो और महंगी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे. इन दिस वे द हाई प्राइस इज़ नॉट अ डेटरेंट बट द प्राइमरी फीचर दैट जनरेट्स demand among its target audience. This is sometimes known as a snob effect, where desirability is a direct function of others being unable to afford it. कि अगर और कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो फिर आपकी चीज़ ज़्यादा डिज़ायरेबल है. The Veblen goods theory reveals that consumer behavior is not always driven by rational calculations of price versus utility. Instead, it is often deeply influenced by social psychology, ambition, and the primal desire to communicate करना है one's position within a social hierarchy. In an age of curated social media feeds, these public displays of status are more potent than ever for this unique category of products. The price tag is not simply a cost to be endured, it is the very essence of their allure. प्राइस टैग का मतलब कॉस्ट नहीं है, प्राइस टैग का मतलब उनकी पावर है. वहाँ पे कितना एल्योर करती है, जितना हाई प्राइस होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी वो रिच को. ओके, व्हाट डज द फ्रेज इनविडियस कंपैरिजन मोस्ट नियरली इम्प्लाई? Comparing products based on quality performance, judging items through objective market analysis, evaluating goods to find the most cost-effective option, making distinction to highlight one's superiority over others. D होगा कि आप खुद का कंपेयर कर रहे हो कि आप कितने डिस्टिंक्ट हो, आप कितने अलग हो किससे, जो आपके इन्फीरियर हैं उनसे आप कितना सुपीरियर हो, वो इनविडियस कंपैरिजन है. ठीक है. The act of using wealth to create a visible distinction from those in lower social strata. What argument does the author make about the relationship between price and desirability? क्या होती है लग्जरी गुड्स में? हायर प्राइसेस डिस्करेज करता है कंज्यूमर को फ्रॉम परचेजिंग, नो. लोअर प्राइस इंक्रीज द एक्सक्लूसिविटी, नो. हायर प्राइसेस एनहेंस डिजायरेबिलिटी फॉर रेनफोर्सिंग सोशल स्टेटस, यस. प्राइस हैज़ नो इन्फ्लुएंस, नो. ज़्यादा प्राइस होगा वो डिज़ायरेबिलिटी को एनहेंस करेगा ताकि सोसाइटी में आपका स्टेटस और स्ट्रॉन्ग रेनफोर्स हो सके. व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल रोल ऑफ द क्लॉज विच सर्व्स एज एन ओवर्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ परचेजिंग पावर? ठीक है, एक बार तो हमें ये क्लॉज देखनी पड़ेगी कहाँ पे है. अब ये तो क्लॉज है ना, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोनाउन है विच और सर्व्स वर्ब है. ये मिलेगी हमें विच सर्व्स एन ओवर्ट ब्रॉडकास्ट ऑफ परचेजिंग पावर, ये रही यहाँ पे. द वैल्यू ऑफ वेबलन गुड्स इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू इट्स हाई प्राइस. किसी चीज़ का हाई प्राइस सर्व करता है किसी बंदे की परचेजिंग पावर को, मतलब डिफाइन करता है. तो ये प्राइस की हमें प्राइस को क्वालिफाई कर रही है, प्राइस की विशेषता बता रही है ये क्लॉज. जो वैल्यू अवेलेबल गुड्स की वो डिपेंड करती है हाई प्राइस पे, और ऐसा प्राइस जो सर्व करता है जिससे ओवरऑल खुले रूप से ओवर्टली ब्रॉडकास्ट हो सके किसी की परचेजिंग पावर का. तो हाई प्राइस को डिफाइन कर रही है. तो ये वर्ब एडवर्बियल क्लॉज तो नहीं है. एडवर्बियल क्लॉज मतलब जो वर्ब को डिफाइन करे, वर्ब की विशेषता बताए. एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग इट्स हाई प्राइस, यस वो हाई प्राइस को मॉडिफाई कर रही है. नाउन क्लॉज एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट, नो ये नाउन क्लॉज नहीं है. एडजेक्टिव फ्रेज तो ये है ही नहीं, क्लॉज है ये, तो ए हो गया. ये हाई प्राइस की विशेषता बता रही है. कैसा हाई प्राइस? ऐसा हाई प्राइस जो सोसाइटी में
सर्व करे कि जिससे पता चले कि किसी बंदे की परचेजिंग पावर क्या है। ओके, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज थी। क्लॉज और फ्रेज के बारे में डिटेल्ड वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी आपको। ओके, विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स स्टैंस ऑन द बिहेवियर ऑफ एफ्लुएंट कंज्यूमर्स। ओके, विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स स्टैंस ऑन द बिहेवियर ऑफ एफ्लुएंट कंज्यूमर्स एंगेजिंग इन कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन में जो रिच कंज्यूमर्स एंगेज्ड हैं उनके बिहेवियर को लेके ऑथर का क्या स्टैंस है। डिसअप्रूविंग येट इंसाइटफुल, एडमायरिंग एंड परसुएसिव, कंफ्यूज तो नहीं ऑथर, ऑप्टिमिस्टिक एंड अनकरेजिंग, डिसअप्रूविंग एंड येट इंसाइटफुल। देखो ऑथर जो है ना वो कहीं पे भी एडमायर नहीं कर रहा है उस चीज़ को। ऑथर सिर्फ बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है सोसाइटी में, रिच बंदे ज़्यादा भागते हैं हाई प्राइस चीज़ों के पीछे। कन्फ्यूज्ड तो ऑथर बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक और कुछ एनकरेज नहीं कर रहा है ऑथर, मुझे तो ए लग रहा है। डिसअप्रूविंग एंड येट इंसाइटफुल, ऑथर डिमॉन्स्ट्रेट करता है क्लियर एंड डीप अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स और इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी की। पैसेज इज वेल स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल एंड एक्सप्लेन कंसेप्ट लाइक कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन इनविडियस कंपैरिजन। डिसअप्रूव क्यों है? टोन लार्जली एकेडमिक है। ऑथर की जो चॉइस है वर्ड्स की कैरी ए सटल क्रिटिकल जजमेंट भी है, जैसे परवर्सली बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं वो। इनविडियस मीन्स हाँ जिससे आपको रिजेंटमेंट क्रिएट हो। स्नोब इफेक्ट, बिहेवियर इन अ नेगेटिव लाइट। यस, ऑथर इज नॉट डिस्क्राइबिंग अ मार्केट एनॉमली बट ऑल्सो द अंडरलाइंग सोशल पोस्चरिंग को भी दिखा रहा है। डिज़ायर फॉर सुपीरियोरिटी, यस, ऑथर ने कहीं कहीं ये बताया ना कि वो लोग ये नहीं देखते कि किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, वो कितना काम का है आपके लिए, बस कुछ लोग उसका सोसाइटल स्टेटस देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके उस चीज़ को डिसअप्रूव करता है, लेकिन फिर भी और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस कर रहा है ऑथर उस चीज़ का, तो इंसाइटफुल भी है। ओके, ऑप्टिमिस्टिक, कन्फ्यूज, एडमायरिंग कहीं नहीं था। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें मेरे 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो गए, वो एक क्वेश्चन को मैं गलत मान नहीं रही, ठीक है, तो 7-8 मान लेती हूँ मैं गलत, ठीक है, हो जाएंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना। जितने भी नंबर आ रहे हैं कोई इशू नहीं, अपनी वीकनेस पे काम करो और ध्यान लगा के पढ़ो, मन लगा के। ओके, मॉक्स के मार्क्स से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। मॉक्स का मार्क्स आपको सिर्फ आपकी वीकनेस बताने के लिए ही है, इससे ज़्यादा औकात मत करो उसकी। ओके, थैंक यू सो मच।